Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपकी 11th क्लास के इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो के अंदर ये स्टडी की है, इस चैप्टर को समझा है, पढ़ा है कि राजा टूट कौन थे और उनकी जो मृत्यु है वो बहुत ही कम आयु में हो गई थी जब वह किशोर थे। किशोर हमारे जीवन की वह उम्र होती है जो कि वर्ष 13 से शुरू होकर के 19 वर्ष के बीच की जो आयु होती है उसको हम बोलते हैं किशोर अवस्था। तो जो राजा टूट थे वो एक शक्तिशाली परिवार के अंतिम उत्तराधिकारी थे और एक अनएक्सपेक्टेडली यानी कि जिसकी आशा किसी को ना थी ऐसे तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। और सन 1922 में उनके मकबरे की खोज की गई और उनके बारे में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो सन 1922 के लगभग 80 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु का पता लगाने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सीटी स्कैन एक प्रमुख मशीन है और फॉरेंसिक लैब के अंदर भी उनके कुछ जांच पड़ताल की गई। तो यही चैप्टर के बारे में बताया गया है और आज की इस क्लास में इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को हम शुरू करने वाले हैं। ये आशा है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को समझते हुए, सीखते हुए आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी ये कोशिश से मीनिंगफुल और अच्छी लगती हैं तो आप इन लेक्चर्स को अपने किसी साथी, अपने किसी नियर डियर को शेयर कर सकते हैं जो अपने डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने इस चैप्टर को ध्यान से सुना है, पढ़ा है और आपने एक एक बात को अच्छे से समझा होगा, तो उसी से संबंधित आपकी जो पहली जो यूनिट है यानी कि जो एक क्वेश्चंस है कुछ अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग विभाग में आपके लिए लिखे हुए हैं। तो जो पहली यूनिट है वो है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। तो इसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, यानी कि इसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ बातें लिखी हुई हैं, आपको उनका कारण बताना है कि उनके पीछे कारण क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपको इसमें एक कारण बताना है कि इसका कारण क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनिटी। यहाँ पर ये रिपीटेड स्क्रूटिनिटी का मतलब होता है बार बार छानबीन करना, यानी कि बार बार जांच करना। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि राजा टूट के शरीर की बार बार छानबीन की गई, यानी कि बार बार जाँच की गई है। तो इसका कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे कि किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, यानी कि कुछ कारण आपके लिए यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। इन निम्नलिखित कारण की वजह से उनके शरीर की बार बार जांच की गई है। तो जैसे पहला कारण यह है कि ही वॉज द यंगेस्ट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज पावरफुल डायनेस्टी, कि वो अपने शक्तिशाली परिवार का, शक्तिशाली वंश का एक सबसे कम उम्र का और अंतिम उत्तराधिकारी था। एक कारण तो ये था। और दूसरा यह है कि टू नो अबाउट हिज लाइफ एंड काज ऑफ डेथ, कि उनका जो लाइफ है, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना और मौत के कारण को जानने की जो जिज्ञासा थी उसको जानने के लिए उनको ही बार बार जांच की गई। आप इसमें एक कारण और भी लिख सकते हैं। आप इन दो कारणों के अलावा एक कारण इसमें और भी लिख सकते हैं कि जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं कि he ruled about 9 years, यानी कि जो राजा टूट थे उन्होंने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया। एंड देन ही वाज डाइड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि उनकी ऐसे मौके पर मृत्यु जिनकी कोई एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती थी, जिनका कोई आशा नहीं थी कि भी उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो उनकी मृत्यु हुई अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि जिसके बारे में आशा नहीं थी कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी हो जाएगी, तो ये 2-3 कारण थे जिनकी वजह से उनके शरीर की बार बार जांच की गई। तो अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड, यानी कि जो हावर्ड कार्टर ने उस शरीर के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन की थी, जो जांच की थी, जो कि सन 1922 में उन्होंने उनके बारे में पता लगाया था और उनकी मम्मी के साथ छेड़खानी की थी, तो उनकी उस इन्वेस्टिगेशन का विरोध किया गया था। तो इसका कारण क्या है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि
हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड, यानी कि हावर्ड कार्टर्स की जो इन्वेस्टिगेशन है उनका विरोध किया गया। यहाँ पर रिसेंटेड का मतलब होता है विरोध करना, बिकॉज क्योंकि ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि उन्होंने गैर वैज्ञानिक तरीके से उसकी जांच करने की कोशिश की थी, यानी कि जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका अपनाया था वो वैज्ञानिक तरीका नहीं था। ही डैमेज द ममी, और साथ साथ उन्होंने राजा टूट का जो शरीर था जो कि ममी बना हुआ था उसको डैमेज कर दिया, यानी कि उसको पूरा ख़राब कर दिया। ही पेड मच अटेंशन टू द आर्टफैक्ट्स एंड लेस ऑन द ममी, और अपनी जांच के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान जो उनके साथ की जो वस्तुएं थी जो कि सोने से बनी हुई थी उनका पूरा ध्यान उन्हीं के ऊपर था, एंड लेस ऑन द ममी, और ममी पर उनका ध्यान कम था। तो इस बात की वजह से उनकी इन्वेस्टिगेशन का विरोध किया गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया कि कार्टर हैड चेस्ड अवे द सॉलिफाइड रेजिन, यानी कि जो रेजिन उस मम्मी के साथ समय के साथ रह करके वो पूरा कठोर हो गया था। यानी कि जो रेजिन है वो एक गोंद की तरह होता है जो कि तरल पदार्थ होता है, जो कि मम्मी को उसी स्वरूप में बांधे रखने के लिए प्रयोग किया जाता है जिस तरीके से उसके ऊपर जो पट्टियाँ लपेटी जाती हैं। तो वो गोंद बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। तो इसमें कहते हैं कि हावर्ड कार्टर ने छीनी हथौड़े का प्रयोग किया टू रेज द किंग्स रिमेन्स, यानी कि जो राजा टूट के जो अवशेष है उनको उठाने के लिए उनमें छीनी हथौड़े का प्रयोग किया गया। तो इसका कारण क्या था? तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि कार्टर हैड चिसेल्ड अवे द सॉलिफाइड रेजिन टू रेज द किंग्स रिमेन्स बिकॉज, यानी कि कार्टर ने ऐसा इसलिए किया, यानी कि कार्टर ने छीनी हथौड़े का प्रयोग उस सख्त हुए गोंद को काटकर राजा के अवशेष को उठाने के लिए, यानी कि राजा टूट के अवशेषों को उठाने के लिए प्रयोग किया। क्योंकि तो इसका जो पहला कारण है कि वो ये है कि टूट्स बॉडी गॉड सीमेंटेड टू द कॉफिन, यानी कि जो टूट का जो शरीर था वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था, सीमेंट की तरह पूरी तरीके से सख्त होकर के वो चिपक गया था टू द कॉफिन, यानी कि कॉफिन से, अपने ताबूत से। ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ रिचुअल रेजिन, यानी कि जो अंतिम संस्कार के समय जो गोंद यानी कि जो लार का प्रयोग किया गया था वो समय के साथ साथ वो काफ़ी कठोर हो गया था, इसी की वजह से उसमें छीनी हथौड़े का प्रयोग किया गया। तो जो इसमें दूसरा कारण है वो यह है कि टू सेपरेट द बॉडी विद फोर्स वाज नॉट पॉसिबल, कि जो बल प्रयोग था वो संभव नहीं था, इसी वजह से उस बॉडी को उस कॉफिन से अलग करने के लिए छीनी हथौड़े का प्रयोग किया गया। जो तीसरा कारण यह है कि थीव्स वुड हैव रिप्ड द बॉडी टू रिमूव द गोल्ड, कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वहाँ के जो चोर लोग थे, यानी कि जो चोरी करने वाले जो लोग थे, वो उस बॉडी को तितर बितर कर देते या फिर फाड़ देते टू रिमूव द गोल्ड, उससे जुड़े हुए सोने को पाने के लिए। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से कार्टर ने छीनी हथौड़े का प्रयोग किया उस बॉडी को अपने ताबूत से अलग करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि टूट बॉडी वाज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर, यानी कि सोने के आभूषणों के साथ राजा टूट का शरीर दफना दिया गया, यानी कि राजा टूट को जब दफनाया गया तो उनके साथ सोने के बहुत सारे आभूषण भी दफनाए गए थे। तो इसका कारण क्या है? तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि इन टूट्स टाइम किंग्स वर एक्सट्रीमली वेल्दी, यानी कि राजा टूट के समय में राजा बहुत ही ज़्यादा धन संपदा वाले होते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर होते थे। एंड बिलीव्ड इन रीबर्थ, और पुनर्जन्म में वो विश्वास भी करते थे। दे बिलीव दैट, और वे ये भी यकीन करते थे दैट दे को टेक देयर वेल्थ विद दैम, कि मृत्यु के बाद वो अपने धन संपदा को अपने साथ, जो भी ट्रेजर था, जो खजाना था, उसको वो अपने साथ ले जा सकते हैं। दे बिलीव्ड, वो यकीन करते थे, वो विश्वास करते थे दैट दे विल नीड दैम इन देयर आफ्टर लाइफ, यानी कि मृत्यु के बाद का जो समय था उस समय में भी उनको उन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। दैट इज़ वाई, इसी प्रकार टूट्स बॉडी वाज बरीड विद गिल्डेड ट्रेजर, और इसी की वजह से राजा टूट का जो शरीर है वो सोने के खजाने के साथ, सोने के आभूषणों के साथ दफनाया गया। आगे क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया कि द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टुटनखेटन टू टुटनखेमन, इसका आंसर क्या है? तो यानी कि इसमें पूछा गया कि जो राजा टूट थे, यानी कि जो बाल्यावस्था के जो राजा थे, उन्होंने अपने नाम को बदल करके टुटनखेमन क्यों रखा था, यानी कि उनका जो पहला नाम था वो टुटनखेटन था, उसको चेंज करके वो टुटनखेमन क्यों रखा था? तो इसका कारण क्या है?
तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि टुट्स रियल नेम वाज टुटनखेटन, कि राजा टुट का जो असली नाम था वो टुटनखेटन था, बट लेकिन ही चेंज्ड हिज नेम टू टुटनखेमन, कि बाद में उसने अपना नाम बदल करके टुटनखेमन रख दिया, इन ऑर्डर टू शो हिज रिस्पेक्ट फॉर गॉड अमन, ताकि वो अमन के देवताओं को अपना आदर सत्कार, अपनी श्रद्धा दिखा सके। एज, क्योंकि हिज न्यू नेम मीन्ट लिविंग इमेज ऑफ अमन, क्योंकि उसके नाम का जो अर्थ ये था कि अमन की जो प्रतिमा थी वह जीवित प्रतिमा थी, यानी कि उनके नाम का मतलब था अमन की जीवित प्रतिमा। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू रिस्टोर ओल्ड कल्चर, और वह चाहते थे कि जो पुराना जो संस्कृति है, जो पुराना कल्चर है वो वापस आ जाए, यानी कि वो पुराने कल्चर को, पुरानी संस्कृति को वापस लाना चाहते थे। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो पहला पॉइंट है उसमें आपसे कहा गया है कि लिस्ट द डेट दैट लेड रे जॉनसन, यानी कि ऐसे कार्यों की एक सूची बनाइए जिनकी वजह से लेड रे को ये पता चलता है, टू डिस्क्राइब, और वर्णन किया गया उनके द्वारा, क्या वर्णन किया गया कि एकेनएटन एज वे की, यानी कि एकेनएटन नाम के जो शासक था वो सनकी था, वह पागल था। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं द लिस्ट इज़ हेयर, यानी कि ऐसे कार्यों की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने है। जो पहला पॉइंट वह है कि ही प्रॉम्प्टेड द वर्शिप, तो पहला कारण यह है कि ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क, यानी कि जो वहाँ का सूर्य चक्र था जिसको एटन कहा जाता था, उन्होंने उसके पूजा को प्रोत्साहित किया, यानी कि पूजा को प्रमोट किया। और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ही चेंज्ड हिज नेम टू एखेनेटन, और उन्होंने अपने नाम को एखेनेटन बदल करके रख लिया। और पॉइंट नंबर सी, यानी कि पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस, और उन्होंने थेबेस के पुराने शहर में से अपनी धार्मिक राजधानी को हटा करके टू द न्यू सिटी एकेंटन, यानी कि जो एकेंटन का जो नया शहर था उसमें बसा दिया, नाउ नोन एज अमरनाथ, जिसको अब अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक कारण यह भी था कि ही अटैक्ड अ मेजर गॉड अमन, और उन्होंने वहाँ पर जो सबसे बड़े जो देवता थे अमन, उस पर हमला किया, स्मेल्ट हिज इमेजेस, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया, एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स, उनके मंदिरों को बंद कर दिया। दीज वर द डेट्स, यही वे कारण थे दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब, कि जिसकी वजह से रे जॉनसन ने, यानी कि जो जांच करता थे उनकी बॉडी के, उनके मम्मी के, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया, उन्होंने ये वर्णित कहा, यानी कि बताया कि एकेन एटन एज वे की, कि वो एक सन की राजा था, यानी कि वह एक पागल हो गया था, पागल राजा था। तो आगे आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पॉइंट ये है कि जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन, यानी कि जो एक आधुनिक मशीन सीटी स्कैन का जो प्रयोग कर रहे थे, उनके जीवन और मृत्यु के बारे में पता लगाने के लिए कि उनकी मौत कैसे हुई, तो उसका परिणाम क्या था। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि सीटी स्कैन प्रोड्यूस्ड वेरी क्लियर इमेज ऑफ टूट, यानी कि जो सीटी स्कैन की जो मशीन थी जिसकी वजह से उनकी वो जांच की जा रही थी, उन्होंने बहुत ही सटीक चित्र सबके सामने रखे, टूट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हिज हिज वर्टेब्रे वाज क्वाइट क्लियर, उनकी रीढ़ की हड्डी का वह हिस्सा जो कि सिर से जुड़ा रहता है वह भी पूर्ण रूप से स्पष्ट था। द इमेजेस ऑफ हिज हैंड, उसके हाथों के जो चित्र थे, रिब केजेस, पसलियों के जो चित्र थे, एंड स्कल, और जो खोपड़ी के जो चित्र थे यानी कि सिर के जो चित्र थे, वर ऑल्सो वेरी क्लियर, वे भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पॉइंट नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है कि लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकी में जो आए सुधार हैं उनकी आपको एक सूची बनानी है। दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस, यानी कि जिसने फॉरेंसिक जांच को बहुत ही बेहतर बनाया है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द फॉलोइंग टूल्स हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस, यानी कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि काफ़ी हद तक इम्प्रूव किए गए हैं फॉरेंसिक एनालिसिस के अंदर। पहला है कि एक्सरे भी इम्प्रूव हुआ है। आगे है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको हम शॉर्टकट में सीटी स्कैन बोलते हैं, एक ये तरीका इम्प्रूव हुआ है। और तीसरा है अल्ट्रासाउंड, जिसकी वजह से और भी चीज़ों का पता चलता है। अब हम लेते हैं पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर में आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट, एक बात को एक्सप्लेन करना है, उसकी व्याख्या करनी है। क्या है वो कि किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, कि राजा टूट की ही वह मम्मी
पहली मम्मी थी। बाकी सारी मम्मीज़ जो रखी थी उनमें से राजा टूट का शरीर ही पहला वह शरीर था जिसका सीटी स्कैन किया गया मृत्यु में, एज इन लाइफ, जैसे कि वो जिंदा हो, यानी कि जिंदा लोगों की तरह उन्हीं का ही सबसे पहले सीटी स्कैन किया गया जैसे कि वो एक जिंदा व्यक्ति हो, जिंदा व्यक्ति के समान हो। तो इसका कारण क्या है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि टूट डाइड इन हिज टीन्स, यानी कि जो टूट की जो मृत्यु है वो उनकी किशोर अवस्था में हो गई थी, यानी कि बहुत ही अल्प आयु में हो गई थी। ही बिकेम किंग इन यंग एज, और बहुत ही कम उम्र में वो राजा बन गए थे। वैन ही वॉज अलाइव, जब वो जिंदा थे, ही वॉज अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, कि वो अपने देश के जो लोग थे उन सब से वो आगे थे। इवन आफ्टर डेथ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के बाद भी वो उन सभी लोगों से आगे थे। इट वॉज ही, और यही वो राजा थे, होज मम्मी वॉज सीटी स्कैन, जिनके शरीर का सीटी स्कैन किया गया था। टूट्स मम्मी वॉज द फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट फ्रॉम टॉम इन 1920s, यानी कि सन 1922 के आसपास टूट की जो मम्मी थी वह पहली मम्मी थी जिसको उनके मकबरे से बाहर निकाला गया था, यानी कि जहाँ पर उनको दफनाया गया था यही वो पहली मम्मी थी जिनको वहाँ से खोद करके बाहर निकाला गया। नो मम्मी वाज एक्सेप्ट दैट, यानी कि उनकी मम्मी के अलावा बाकी किसी भी मम्मी का सीटी स्कैन कभी नहीं किया गया। इसमें आप साफ साफ देखते हैं कि नो मम्मी वाज एक्सेप्ट दैट ऑफ टूट, यानी कि टूट की मम्मी के अलावा किसी भी दूसरी मम्मी का वाज एवर सीटी स्कैन, किसी भी मम्मी का कभी भी सीटी स्कैन नहीं किया गया। इस वजह से इसमें कहा जाता है कि वो जिंदा रहते हुए भी अपने देशवासियों से सबसे आगे थे और मरने के बाद भी। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स, यानी कि इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है द पॉइंट दैट, यानी कि जो बात इसमें कही गई है, टूट वाज अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन इवन आफ्टर हिज डेथ, कि यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के बाद भी वो अपने देशवासियों से, देश के लोगों से बहुत आगे थे। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं जो कि आप इसमें टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यानी कि आपको इसमें चर्चा करनी है। तो इसमें जो पहला पॉइंट ये है कि डिस्कस, यानी कि आपको डिस्कस करना है कि डिस्कस कीजिए द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे लिखे हुए जो पॉइंट्स हैं उनको आप डिस्कस करेंगे इन ग्रुप्स, समूह में, ऑफ टू पेयर, यानी कि दो दो के समूह में आपको डिस्कस करना है। ईच पेयर इन अ ग्रुप टॉकिंग अपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी कि जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो इनके संदर्भ में और इनके अपोजिट, यानी कि इनसे विपरीत आप उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट यह है कि जिसके बारे में आपको चर्चा करनी है वो ये है कि साइंटिफिक इंटरवेंशन, यानी कि वैज्ञानिक दखलंदाजी इज़ नेसेसरी, वो ज़रूरी है, यानी कि अनिवार्य है, यानी कि साइंस की तरफ से दखलंदाजी अनिवार्य है। टू अनअर्थ बरीड मिस्ट्री, यानी कि जो ज़मीन के नीचे दफन जो रहस्य होते हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे दफनाए गए जो रहस्यमय जो बातें हैं उसको जानने के लिए विज्ञान का हस्तक्षेप ज़रूरी है। तो इसके बारे में आप कहेंगे इन फेवर, यानी कि इसके संदर्भ में, यानी कि इसके सपोर्ट में आप इसमें बात कहेंगे कि साइंस हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस, यानी कि विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है, यानी कि प्रोग्रेस कर ली है। इन रिजॉल्विंग मिस्ट्रीज, यानी कि रहस्यों को सुलझाने में, ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के संदर्भ में, विद द हेल्प ऑफ साइंस, और विज्ञान की सहायता से। इट इज़ नाउ पॉसिबल, अब यह संभव है, टू लोकेट द अंडरग्राउंड रिजर्वर्स ऑफ वाटर, यानी कि अब ये पूरी तरह से संभव है कि हम ज़मीन के नीचे जो भूमिगत जो जल है उसका पता लगा सकते हैं, वाटर का, ऑयल का एंड मिनरल्स का, यानी कि तेल और खनिज लवण जो पदार्थ होते हैं उन सब का हम विज्ञान के द्वारा पता लगा सकते हैं। और आप इसके विपरीत में आप लिख सकते हैं कि साइंटिफिक इंटरवेंशन डिस्ट्रॉयज एविडेंस एट टाइम्स, कि समय समय पर जो विज्ञान का हस्तक्षेप होता है वह सबूतों को खराब कर देता है, सबूतों को तबाह कर देता है। इट इज़ बायस्ड, कि यह पक्षपातपूर्ण होता है। स्टार्ट्स विद द हाइपोथेसिस इन्वेस्टिगेशन, कि वह एक ऐसी सोच के साथ शुरू किया जाता है जो कि परिकल्पना के साथ शुरू की जाती है, यानी कि पहले से सोच करके उसको हम शुरू करते हैं। दैट बिगिंस, जिसकी शुरुआत होती है विद ए प्री डिटरमिनेंट आउटकम, यानी कि पहले से विचार किया जाता है जिसकी वजह से उसके बाद उसकी जांच की जाती है। एंड सर्चेस फॉर एविडेंस टू प्रूव अ फॉरगॉन कंक्लूजन, और पहले से सोचा हुआ जो निष्कर्ष है उसको प्रूव करने के लिए सबूत ढूंढे जाते हैं। डिसरिगार्ड्स अदर एंगल, और बाकी के जो क्लू होते हैं, बाकी जो तथ्य होते हैं उनको डिसरिगार्ड करता है, यानी कि उनका अपमान करता है। अर्लियर रिसर्च शोड, यानी कि जो उससे पहले
जो रिसर्च की गई है उनके द्वारा जो बातें सामने आती है वो उनको झुकला देता है, यानी कि उनको मना कर देता है। अब हम लेते हैं इसका पॉइंट नंबर 2 जिसमें आपको चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट, यानी कि जो आधुनिक तकनीकी है वह हमें बहुत ही सटीक सबूत देती है, और पास्ट इवेंट यानी कि भूतकाल की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में वो हमें कंक्लूसिव एविडेंस यानी कि बहुत ही विशेष सबूत हमें देती हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं सबसे पहले इसके पक्ष के बारे में आप बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी इन द पास्ट 100 ईयर्स, यानी कि जो तकनीकी है पिछले 100 वर्षों में हैज़ बीन एट वर्क, अपने कार्य में बन चुका है, लाइक द अलादीन्स लैम्प, यानी कि अपने कार्य में अलादीन के चिराग के जैसा बन चुका है, जो कि कुछ भी कर सकता है। इन डायग्नोसिंग डिजीज़, बीमारियों का निदान करने के लिए, बीमारियों का पता लगाने के लिए, और सॉल्विंग मिस्ट्रीज ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि दुर्घटनावश जो मृत्यु हो जाती है उनके रहस्य का पता लगाने में, उनके रहस्य को सुलझाने के लिए। फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी जो फॉरेंसिक तकनीकी होती है वो, एंड मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल जो जांच की जाती है, गिव फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन, वो सबूतों के साथ एकदम सटीक जानकारी देती है। द सेम इज़ ट्रू अबाउट नोइंग एग्जैक्टली, यानी कि और वे सभी जानकारी सच होती हैं जो कि पता लगाने में होती है, यानी कि जानकारी पाने में होती है। द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट इवेंट, यानी कि जो भूतकाल की जो इवेंट्स जो घटनाएं होती हैं उनके संबंध में जो रहस्य होते हैं उनसे संबंधित जो जानकारी ली जाती है वो सच होती है। अब हम इसमें बात करेंगे इसके विपक्ष के बारे में, यानी कि इसके विपरीत। इसमें आप लिखेंगे कि एडवांस टेक्नोलॉजी डील्स विद द हार्ड कोर फैक्ट, यानी कि जो आधुनिक तकनीकी है वह हार्ड कोर फैक्ट यानी कि बहुत ही कठिन जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करती हैं। देयर में भी एक्सटर्नल फैक्टर्स इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में कुछ ऐसे फैक्टर यानी कि ऐसे पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो कि बाह्य हों, यानी कि बाहरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं। दैट आर येट अननोन, जिनके बारे में अभी तक पता नहीं लगाया गया है। समटाइम्स, और कभी कभी, थ्योरीज प्रोपेगेटेड में नॉट बी एक्चुअल फैक्ट, यानी कि जो थ्योरी है जो हमारे सामने जो तथ्य लेकर के आती है वो सदा सत्य नहीं हो सकते, हमेशा सच नहीं हो सकते। अब हम लेते हैं चर्चा करने के लिए यानी कि डिस्कस करने के लिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आपसे डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए कहा गया है कि ट्रेडिशंस यानी कि जो परंपराएं होती हैं, रिचुअल्स और जो हमारे संस्कार होते हैं, एंड फ्यूनरी प्रैक्टिसेस और जो हमारे अंत्येष्टि प्रथाएं जो होती हैं जो कि मरने के समय की जाती है, मस्ट बी रिस्पेक्टेड, कि उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो इसके आंसर में आप देखते हैं कि सबसे पहले आप इसमें फेवर के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ट्रेडिशन, परंपराएं, रिचुअल्स एंड फ्यूनररी प्रैक्टिस, यानी जो परंपराएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं और जो अंत्येष्टि जो प्रथाएं होती हैं जो कि मृत्यु के समय की जाती है, आर बेस्ड ऑन बिलीफ, जो कि विश्वास पर आधारित होती है। एंड दिस शुड बी रिस्पेक्टेड, और इनका सम्मान किया जाना चाहिए, इनका आदर किया जाना चाहिए। पीपल डोंट लाइक दिस बिलीव क्वेश्चन, यानी कि लोगों को इन विश्वास में कोई सवाल पूछा जाए ये उनको पसंद नहीं होता, यानी कि वो कोई भी सवाल जवाब नहीं चाहते उनके विश्वास को लेकर के। दिस बिलीव ऑफन प्रूव टू बी साइंटिफिकली बेनिफिशियल, और जो उनका विश्वास है वो वैज्ञानिक तरीके से फ़ायदेमंद भी साबित हुआ है। अब आप इसके विपक्ष में बोलेंगे कि मैन इन स्पाइट ऑफ ऑल द साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड नॉलेज हैज़ रिमेन्ड अ स्लेव टू सुपरस्टिशंस एंड कस्टम्स, यानी कि जो मनुष्य होता है वो इतने वैज्ञानिक तरीके से जो इतनी तरक्की हो चुकी है एंड नॉलेज और जानकारी प्राप्त की जा चुकी है विज्ञान की सहायता से, हैज़ रिमेन्ड अ स्लेव और सुपरस्टिशन, इनके बावजूद, यानी कि विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, इतनी जानकारी इकट्ठा की है, इनके बावजूद भी जो व्यक्ति है वह अंधविश्वास का गुलाम बना हुआ है, एंड कस्टम, और इन प्रथाओं का गुलाम बना हुआ है, इन प्रथाओं का गुलाम बना हुआ है। और आगे आप इसमें कहते हैं कि द इग्नोरेंट मैसेज, और जो अज्ञान जनसमूह होते हैं यानी कि जिनको जानकारी नहीं होती वो जनता, फॉलो ओल्ड प्रैक्टिस, वही जनता पुराने प्रथाओं को फॉलो करती है यानी कि उनका अनुसरण करती है। दे कैन बी एक्सक्यूज, उनको तो माफ़ किया जा सकता है, बट इवन एजुकेटेड पीपल, लेकिन यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग भी, क्लिंग टू कस्टमरी प्रैक्टिस, वो भी उन सारी प्रथाओं से
जुड़े हुए हैं एंड रिलीजियस रिचुअल्स माइंडलेसली, और बिना सोचे समझे यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना ही वो ऐसे धार्मिक जो संस्कार होते हैं और जो पारंपरिक जो प्रथाएं होती हैं उनको फॉलो करते हैं। एंड दिस टेंडेंसी नीड्स टू बी कर्ब्ड, और इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। और इसी में आगे है क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन में है आगे पॉइंट नंबर 4, जिसमें आपको डिस्कस करना है कि नॉलेज अबाउट द पास्ट इज़ यूजफुल टू कंप्लीट आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव, यानी कि जिस आधुनिक संसार में हम रहते हैं उसकी जानकारी को पूरा करने के लिए हमें अतीत की जानकारी होना ज़रूरी, यानी कि अतीत की जानकारी लाभदायक है। तो सबसे पहले आप इसमें फेवर के बारे में बात करते हैं, यानी कि आप इसके पक्ष में बात करते हैं। तो आप लिखते हैं कि टाइम इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि जो समय है वो लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू, इसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। वाटर टाइट कंपार्टमेंट, कि जैसे कि आप पानी को अलग अलग भाग में नहीं बांट सकते, जैसे कि इनटू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। नेवरदलेस, फिर भी इट इज़ वर्थ वाइल टू लर्न लेसन फ्रॉम आवर फॉलीज एंड फेलियर्स इन द पास्ट, फिर भी यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टू लर्न लेसन, कि हम सबक सीखें फ्रॉम आवर फॉलीज, अपनी मूर्खता से, एंड फेलियर्स, हमारी विफलता से, इन द पास्ट, जो कि हमने अपने बीते हुए समय में किए हैं। द पास्ट इवेंट्स एक्ट एज ए पॉइंटर और साइन पोस्ट टू गाइड अस, यानी कि जो पास्ट की जो घटनाएं होती हैं, यानी कि जो बीती हुई जो घटनाएं होती हैं, एक्ट एज ए पॉइंटर, जो कि हमें चिन्हित करती हैं, और साइन, जो कि हमें इशारा करती है, पोस्ट टू गाइडस, जो कि हमें निर्देश करती है आगे बढ़ने के लिए। द पास्ट इज सोर्ड इधर इन हिस्ट्री बुक्स, सोर्ड द पास्ट इवेंट्स, के बीते समय की जो घटनाएं हैं, एक्ट एज अ पॉइंटर और साइन पोस्ट, कि वो एक चिन्ह के रूप में, एक पोस्ट, द पास्ट इवेंट्स एक्ट एज पॉइंटर और साइन, यानी कि जो बीते हुए समय की जो घटनाएं होती है, जो पास्ट इवेंट होती है, वह एक पॉइंटर और साइन की तरह कार्य करती है, यानी कि एक चिन्हित तरीके से एक निशान देते हुए कार्य करती है। टू गाइडस, वह निर्देश देते हुए कि जैसे कि हम जीवन में आगे बढ़ें। द पास्ट इज सोर्ड, कि जो बीता हुआ समय है वो कभी कभी पीड़ादायक भी होता है, वो बड़ा दुखदायक भी होता है। इधर इन हिस्ट्री बुक्स, या तो वो इतिहास की किताबों में मिलेगा, और इन द माइंड ऑफ ईच इंडिविजुअल, या फिर वो हर व्यक्ति के मस्तिष्क में जो यादें बनी हुई उनके रूप में मिलेगा। आवर प्रेजेंट सिविलाइजेशन इज़ गवर्न्ड बाय आवर गुड और बैड डीड, और जो हमारी वर्तमान की जो सभ्यता है, यानी कि जो हमारी वर्तमान सभ्यता है, वो हमारे अच्छे और बुरे कार्यों की वजह से ही चलाई जाती है। व्हाट वी कॉल प्रेजेंट टुडे, यानी कि आज के समय के जो भी हम कॉल करते हैं, यानी कि आज के समय को, यानी कि वर्तमान को जो भी हम कहते हैं, विल बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री टुमारो, वो कल आने वाले समय में वही आज इतिहास बन जाता है, वही बीता हुआ समय बन जाता है। तो आगे आपसे इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाषाओं को लेकर के। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो निम्नलिखित जो पॉइंट आपको दिया गया इसको आपको सिर्फ पढ़ना है। फ्रॉम द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज बाय डेविड क्रिस्टल, यानी कि डेविड क्रिस्टल के द्वारा जो आपके सामने रखी गई है, जो कि विश्वकोश, यानी कि संसार की बहुत बड़ी शब्दावली से, शब्दकोश से ली गई है। तो यहाँ पर आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन दी है, जिसको आपको स्टडी करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इजिप्शियन इज़ नाउ एक्सटिंक्ट, यानी कि जो मिस्रवासी है अब वो विलुप्त हो गए हैं।
इट्स हिस्ट्री डेट्स फ्रॉम बिफोर द 3rd मिलेनियम BC, यानी कि जो 3rd मिलेनियम BC से पहले इसके इतिहास की शुरुआत होती है। प्रिजर्व्ड इन मैनी हीरोग्लाइफिक इंस्क्रिप्शंस एंड पेपरस मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि जिसको संरक्षित रखा हुआ, यानी कि जिसको संभाल करके रखा हुआ है पत्थरों की शिलाओं पर, यानी कि जो पत्थर के ऊपर जो शिला चित्र बनाए जाते हैं उनके रूप में। एंड पेपरस मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि एक प्रकार का जो पौधा होता है जिसके पत्तों से कागज़ बनाए जाते हैं, उसके ऊपर जो पांडुलिपि जो लिखी जाती है उसके रूप में इनको प्रिजर्व करके, यानी कि संरक्षित तरीके से इसको रखा गया है। अराउंड 2nd सेंचुरी AD और AD के 2nd सेंचुरी के आसपास की बात है। और आगे इसमें लिखा है कि अराउंड द 2nd सेंचुरी AD और AD के 2nd सेंचुरी के आसपास इट डेवलप्ड, इसका विकास हुआ इनटू लैंग्वेज, अन्य भाषाओं में इसका विकास हुआ, नॉन एज कॉप्टिक, जिसको कॉप्टिक के नाम से जाना गया, एंड इज स्टिल यूज्ड एज ए रिलीजियस लैंग्वेज बाय मोनोफोसाइट क्रिश्चियन इन इजिप्ट। और शायद इसका अभी भी यूज़ किया जाता है जो वहाँ पर जो धार्मिक भाषाएं हैं, यानी कि जो मिस्र के अंदर जो अभी भी धार्मिक भाषाएं उनके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि मोनोफोसाइट क्रिश्चियंस वहाँ पर जो रहते हैं, यानी कि जो वहाँ के जो क्रिश्चियन होते हैं, जो संघीय जो संघ के रूप में, समूह के रूप में जो क्रिश्चियन वहाँ पर रहते हैं, उनके द्वारा अपनी धार्मिक भाषा के रूप में इसका प्रयोग अभी भी किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक आर द रीजन, यानी कि आपके अनुसार वे कारण कौन कौन से हैं फॉर द एक्सटिंक्शंस ऑफ ए लैंग्वेज, यानी कि एक भाषा के विलुप्तता के कारण कौन कौन से हैं, यानी कि एक भाषा किन कारणों की वजह से विलुप्त हो जाती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि अ लैंग्वेज बिकम्स एक्सटिंक्ट, एक भाषा विलुप्त हो जाती है, व्हेन, जब इट्स स्पीकर, इसको बोलने वाले लोग, आर एनस्लेव्ड, गुलाम बना लिए जाते हैं, बाय फॉरेनर्स, विदेशों के द्वारा, इट्स लैंग्वेज ऑन द पीपल, और उन लोगों पर वो रूलिंग ग्रुप्स, यानी कि जो जिन लोगों ने इनको गुलाम बनाया होता है वो अपनी भाषा को इनके ऊपर थोपते हैं, तो एक भाषा विलुप्त हो जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व अ लैंग्वेज, की एक भाषा को संरक्षित रखना, यानी कि सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि जी हाँ, यस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व अ लैंग्वेज, की एक भाषा को संरक्षित रखना यानी कि सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है, एज क्योंकि इट इज़ द ट्रेजर हाउस ऑफ द कल्चर, नॉलेज एंड अचीवमेंट और फेलियर्स ऑफ ए कम्युनिटी, क्योंकि यह एक समुदाय का संस्कृति, जानकारी, उपलब्धियां और विफलताओं का खजाना होता है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा गया कि इन व्हाट वेज, यानी कि कौन कौन से तरीके से, डू यू थिंक, यानी कि आपके अनुसार कौन कौन से तरीके से वी कुड हेल्प प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, यानी कि हम भाषाओं को और बोलियों को कौन कौन से तरीकों को प्रयोग करके उनकी विलुप्तता को रोक सकते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि अ लैंग्वेज रिमेन्स अलाइव व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, यानी कि एक लैंग्वेज जीवंत जब रहती है, यानी कि एक लैंग्वेज जिंदा जब रहती है कि जब इसका प्रयोग कार्यालयीय पर्पज़ के लिए, यानी कि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए किया जाता है, यानी कि ऑफिसों में इसका उपयोग किया जाता है, इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एक स्वतंत्र देश में, एंड और द कंट्रीमैन मेक अ लैंग्वेज अ पार्ट ऑफ देयर डेली टॉक्स, और उस देश के जो निवासी होते हैं कि वो एक भाषा को अपने रोज़मर्रा की बातचीत का हिस्सा बनाएं। व्हेन द कल्चर एंड अचीवमेंट ऑफ ए सोसाइटी एंड कंट्री, एक समाज और एक देश की जो संस्कृति और जो उसकी उपलब्धियां हैं, मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन देयर ओन लैंग्वेज, कि उनका प्रचार संचार, यानी कि उनको अपनी भाषा में संचारित किया जाना चाहिए, उनका प्रचार किया जाना चाहिए। देन ए लैंग्वेज इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्टेड, यानी कि फिर एक भाषा को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री, और एक देश के लोगों की यही जिम्मेदारी होती है कि अपनी भाषा को बचाएं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 11th क्लास की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन सीरीज़ को हैंडल किया है, जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनके आंसर्स को सीखने और समझने की कोशिश की होगी। एंड आई होप, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को सीखते समझते हुए अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।